हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है। उसमें हम 5-6 साइंटिस्ट हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है जगदीश चंद्र बोस का। इस यूनिट के या इस टॉपिक के अलावा हम लोग एनर्जी पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। एनर्जी के अंतर्गत ही हमने परमाणु प्रौद्योगिकी को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंप्लीट कर चुके हैं और बायोटेक्नोलॉजी पूरी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 4 चीजें जो हमने पढ़ी है, पूरे मध्य प्रदेश से बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डिफरेंशिएट करेंगी आपकी कॉपी को अदर कॉपीज से। पहली चीज करंट अपडेट को लेकर, दूसरी चीज हर चीज में आपको प्रेजेंटेशन का एक इनोवेटिव आइडिया मिलेगा, डायग्राम्स के थ्रू आपको वो आइडिया मिलेगा, समझाने के तरीके में कि किस तरह से आप पेपर 3 के अंदर पेपर 2 की यानी कि पॉलिटी की या जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट रहते हैं उनको किस तरह से डाल सकते हैं, या पेपर 4 का एथिक्स में आप कौन से एग्जाम्पल पेपर 3 से उठा सकते हैं। इस तरह से हमने हर पेपर को लिंक करते हुए, इन्वायरमेंट को लिंक करते हुए, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एक दूसरे से लिंक करते हुए हमने अपने टॉपिक्स को पढ़ा है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है उसमें से काफी सारी वीडियो ऐसी है जो हमारे एप्लीकेशन पर फ्री पड़ी हुई है, यूट्यूब पर भी काफी सारी वीडियोस फ्री पड़ी हुई है। एक बार जाइए, देखिए और देखिए कि क्या सच में मैं जो बोल रही हूं कि आपको बहुत सारी चीजें पूरे मध्य प्रदेश से अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए, अपनी कॉपी को इनोवेटिव और यूनिक बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने के लिए वहां पे आपको मिलेंगी। मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो चीज जब आप देखेंगे तब आपको मिलेगी। दूसरी चीज जो मुझे कहनी है कि अभी भी शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे जो असमंजस में है कि हमको कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि जैसे सर का एक वीडियो आया, अगले ही दिन न्यूज़पेपर की क्लिप में आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली मिल गई। टॉप 100 के बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पे, वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि पूरे लॉकडाउन में जहां मध्य प्रदेश का कोई बच्चा अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पा रहा था, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, वहां हमारे ग्रुप के बच्चों ने मोटिवेट रहने के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मेंस की तैयारी की है और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको कंपटीशन कोई और हो या ना हो, रक्षा एकेडमी के टॉप 100 के बच्चे जरूर आपका कंपटीशन है। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, चाहे तो बहुत कम कीमत पे अभी फिर से हमारे यहाँ पर एक ऑफर शुरू हुआ है जिसमें आपको 2020 का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपए में अवेलेबल है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 दिसंबर तक या फिर 100 स्टूडेंट्स तक। जो पहले हो जाएगा तब तक आपका ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 9,999 में मिलेगा। प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स। अभी तक रक्षा एकेडमी के पास जितना कोर्स अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, सारे लिंक जब भी आनंद सर यूट्यूब पर लाइव आते हैं लिंक उनके साथ रहता है। आप जाकर देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें अवेलेबल करवाई जा चुकी है। 250 से ज्यादा वीडियो खुद एप्लीकेशन पे फ्री पड़े हुए हैं, जो अलग से पढ़ाया गया है पेड कोर्स में, वो तो आप बाद में देख ही सकते हैं। ये सारा बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अब बहुत कम टाइम बचा है हमारी फोकस होकर तैयारी करके, रणनीति बना के तैयारी करने का। और इस समय में जो लोग सही जगह पर अपना पैसा, अपना वक्त, अपना दिमाग लगाएंगे वो 100% अपना रिजल्ट इंश्योर करेंगे। अदरवाइज आप लोगों के ऊपर है। एक बार टॉप 119 का भी बता देती हूँ, सिर्फ 3,500 में आपको पूरा का पूरा मेंस मिल रहा है। साइंस एंड टेक पेपर 3 स्पेशली बोलूंगी, किसी को कहीं पर भी नहीं मिलता है पूरा मटेरियल, वो आपको मेरे द्वारा और अंजनेय सर के द्वारा पूरा का पूरा कंप्लीट कराया गया है, एनवायरमेंट, एनर्जी से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक। एक बार आप लोग देखें, बहुत कम कीमत पर आपको बहुत अच्छी चीजें मिल रही है। मैं वापस बोलूंगी, मैं कभी भी एज अ फैकल्टी या रक्षा एकेडमी की टीम की तरह यहाँ पे प्रमोशन नहीं करती हूँ। मैं हमेशा एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैंने खुद ने कोर्स लिया है, मुझे खुद को फायदा हुआ है और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि इतनी कम कीमत पर मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है। वही चीज शायद मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं शायद आपको सही एडवाइस करूंगी, फायदे को लेकर या पैसों को लेकर नहीं एडवाइस करूंगी, तो आप लोग एक बार जाके सिर्फ जो फ्री वीडियोस एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर पढ़ा है, मटेरियल पढ़ा है, क्वेश्चन पेपर्स पढ़े हैं प्रीलिम्स और मेंस के, देखो, जांचो, परखो, फिर डिसाइड करो क्या आपको लेना है क्या आपको नहीं लेना है। लेकिन समय बहुत कम है, यहां से नहीं करना है, कहीं और से करना है, कहीं और से करो, लेकिन टू द पॉइंट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी को शुरू करो, कंसाइज और इफेक्टिव मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, ये पूरा सारी चीजें अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आपके पास टीम का कॉल आ जाएगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दी जाएंगी।
आज जो हमारा टॉपिक है वो है जगदीश चंद्र बोस का। इससे पहले की भी सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर फ्री मिली हुई है, आप लोग जाके देखो, अच्छे से पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है, आपके क्वेश्चन उससे बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले हैं, कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालो, जो भी कमी पूरी की जा सकेगी वो डेफिनेटली हम अपनी तरफ से सुधार करने की कोशिश करेंगे। जगदीश चंद्र बोस को अगर हम शुरुआत करते हैं तो ये वो नाम है जिसने विज्ञान के किसी भी पहलू को अनछुआ नहीं छोड़ा है। मतलब आज विज्ञान और तकनीक जिस आयाम को छू रहे हैं, चाहे आपका एसी चल रहा हो रिमोट कंट्रोल डिवाइस के थ्रू, चाहे आपका मोबाइल फोन वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू चल रहा हो, हर चीज में अगर किसी व्यक्ति का नाम एक नींव के तौर पर, एक अग्रगण्यता के रूप में अगर हम लें तो वो जगदीश चंद्र बोस का नाम आता है। इनका नाम क्यों आता है? इन्होंने हर चीज की शुरुआत की। हर चीज रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हो सकती है किसके दिमाग की उपज थी? जगदीश चंद्र बोस जी के दिमाग की उपज थी। तभी तो हम बैठे बैठे आज यहां से बैठे बैठे एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा कर लेते हैं, रिमोट से हम टीवी को ऑपरेट कर लेते हैं, और अब तो उसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन और ज्यादा एडवांसमेंट आ गया है। पौधों में जीवन होता है, पौधों में एहसास होता है, ये बताने वाले कौन? पूरी की पूरी बायोलॉजी की एक अलग शाखा स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन? जगदीश चंद्र बसु। मतलब आधुनिक विज्ञान के पितामह कह सकते हो, रेडियो विज्ञान के पितामह कह सकते हो, विज्ञान की नींव रखने वाला व्यक्ति कह सकते हो, विज्ञान के किसी भी पहलू को ना छोड़ने वाला व्यक्ति कह सकते हो। तो जगदीश चंद्र बोस वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिन्होंने विज्ञान में, चाहे जीव विज्ञान हो यानी बायोलॉजी हो, चाहे वनस्पति विज्ञान हो यानी बॉटनी, भौतिकी यानी फिजिक्स, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी, हर क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि छोड़ी है। आज हम इसी व्यक्तित्व को बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कितनी वर्सेटाइल हो सकती है। उसको अपने काम पर इतना भरोसा है कि जब उसको पानी का ग्लास देकर जहर बोल के पिलाया गया तब भी उसे अपने एक्सपेरिमेंट पर इतना विश्वास था कि वो जहर के घूंट को भी पी गया। ये विश्वास था उनको अपने अध्ययन पे, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी शोध के ऊपर। हमको इनसे सीखने को मिलेगा कि हम अगर किसी भी काम को करते हैं तो किस आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। खुद को कभी भी एक सीमित दायरे में नहीं बांधना है, हमको अपने आप को इतना वर्सेटाइल रखना है। जैसे इन्होंने खुद को कभी भी वनस्पति विज्ञान में नहीं बांटा, चाहे इन्होंने पौधों के ऊपर एक महत्वपूर्ण खोज करके दे दी, भी इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में भी काम किया, इन्होंने बॉटनी के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में, आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ चालू काम किया, बहुत ही एक उत्तम दर्जे का, एक उत्तम श्रेणी का काम करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो ये हमारे लिए एक आइडियल पर्सनालिटी भी है, हमारे एग्जाम में पूछी जाने वाली पर्सनालिटी भी है, तो हमको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इनको पढ़ना है। शुरू करते हैं। जगदीश चंद्र बोस, अगर इनका डिफाइन करें आप एक लाइन में, तो ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान के हर पहलू पर अपनी पकड़ को स्थापित करते हुए जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, पुरातत्व सब क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। और क्या किया है इन्होंने? अगर मैं सबसे पहले इनको, मैं आपको धीरे धीरे बेसिक चीजें बताऊंगी, फिर हम इसको नोट्स में से पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है? ये विश्व के प्रथम वैज्ञानिक है, ध्यान रखना। कब की बात है? ये 1850 के आसपास की बात है, 1850 के बाद की बात है, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। हम उपनिवेशिक राज्य के दर्जे के अंतर्गत आते थे, गुलाम थे, गरीब थे, दास्ता और पीड़ा के साथ अपना जीवन जी रहे थे। तब ये विश्व के प्रथम वैज्ञानिक, यानी भारत का कोई नागरिक विश्व का प्रथम वैज्ञानिक बना। किस क्षेत्र में? रेडियो और सूक्ष्म तरंग प्रकाशिकी पर अध्ययन करने वाला, रेडियो वेव्स, जिस पर आज हमारा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन बेस है, और सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के ऊपर। ये दो तरंगे हैं जिसने संपूर्ण पृथ्वी के विज्ञान को उस दर्जे पर ले जाया गया है जहां मानव सोच भी नहीं सकता था। कौन सी तरंगे? रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स। इस पर सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था? विश्व के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? जगदीश चंद्र बसु। इसके क्या प्रभाव हुए? आज इन दोनों पर अध्ययन करने की वजह से, जब इन्होंने शुरुआत की तब इन्होंने पहली बार नहीं कहा था कि चलो एसी को हम ऐसे चला देंगे, टीवी को हम ऐसे चला देंगे, हम एक ऐसी कार लेके आएंगे जिसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा होगा। ये सारी चीजें इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने तो नींव डाली, उसके ऊपर किसी ने 2 कमरे का घर बनाया, किसी ने बिल्डिंग बनाई, किसी ने मल्टी बनाई, किसी ने महल बनाया। मतलब
इन्होंने नींव बनाने का काम किया, उसके ऊपर हमारे वैज्ञानिकों ने एडवांस तरीके से बहुत ही नई नई तकनीकों का विकास किया। तो इनकी नींव पर कौन कौन सी तकनीकों का विकास हुआ वो हम देखेंगे। इन्होंने नींव किसकी रखी? रेडियो और सूक्ष्म तरंग प्रकाशिकी पर अध्ययन करने वाले, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रेडियो विज्ञान का पितामह कहा जाता है। तो पहली चीज हमको क्या ध्यान रखनी है, ये विश्व के वो प्रथम वैज्ञानिक है जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंग प्रकाशिकी पर कार्य किया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? रेडियो विज्ञान का पितामह। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बेतार का आविष्कार। वैसे बेतार के आविष्कार के लिए मार्कोनी को मिला हुआ है नोबेल प्राइज, लेकिन ये बात भारतीय वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि बेतार के तार में क्या हुआ था कि जो रिसीवर होता है, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे यहाँ से हम कॉल करते हैं, सामने वाले को हमारी आवाज रिसीव होती है, सैटेलाइट्स के थ्रू पूरा चल रहा है, हमारे टावर्स के थ्रू पूरा ये कम्युनिकेशन चल रहा है, तो कोई ना कोई एक रिसीवर होता है इस पूरी प्रोसेस को अंजाम देने के लिए। तो उस रिसीवर का निर्माण किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु जी ने। उनने उसका नाम क्या रखा था? कोहेरेंट रिसीवर। ये जो कोहेरेंट रिसीवर था, इसको जब मार्कोनी ने बेतार के आविष्कार में सर्वप्रथम यूज किया सन 1901 में, लेकिन हमारे जगदीश चंद्र बसु इस बेतार के तार का आविष्कार यानी कोहेरेंट रिसीवर के थ्रू एक वायरलेस कम्युनिकेशन को अंजाम देने का कार्य सन 1885 के आसपास ही कर चुके थे। तो बताओ किसने आविष्कार किया? मार्कोनी ने या जगदीश चंद्र बसु ने? बट ऑफ कोर्स की बात है कि जब 1901 में उनका नाम आ रहा है और 1885 में जगदीश चंद्र बसु जी का नाम आ रहा है, तो आपने इसका आविष्कार किया। हालांकि डिफरेंस ये हुआ कि मार्कोनी का जो कोहेरेंट था वो थोड़ा सा एडवांस था, क्योंकि आपको एक पेन मिल गया है जो थोड़ा सा कम गुणवत्ता का है, लेकिन आपको पूरा बना बनाया तो पेन मिल गया, आप उसमें अच्छे रिफिल डाल के उसको अच्छी गुणवत्ता का कर सकते हो। वैसे ही मार्कोनी के साथ था, उसको एक बना बनाया ढांचा मिल गया था, जो उसकी कमियां थी वो उसको निकालकर सिर्फ उसमें एडवांसमेंट करना था। तो मार्कोनी ने वो काम किया, लेकिन उसको ढांचा बना के देने वाला व्यक्ति कौन था? जगदीश चंद्र बसु जी। तो भारतीय वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग तो बेतार का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन है? हमारे जगदीश चंद्र बसु जी। हालांकि आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको मार्कोनी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सिद्ध नहीं किया है, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक इसको पूर्णतः सिद्ध कर चुके हैं कि बेतार का आविष्कार कोहेरेंट रिसीवर के उपयोग के ईयर के अकॉर्डिंग साफ सिद्ध होता है कि किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु जी ने। अब इन्होंने क्या किया? ये कोहेरेंट के द्वारा किस तरह से बेतार से कि बिना किसी वायरलेस कम्युनिकेशन को किस तरह से एस्टेब्लिश किया वो देखते हैं हम। यहां पर हमारे जगदीश चंद्र बसु जी हैं, ठीक है, उनके हाथ में यहां पर एक घंटी है, ठीक है, यहां पर एक बॉम्ब रखा हुआ है। जैसे ही उन्होंने ये घंटी बजाई, यहां पर जो रिसीवर था उस रिसीवर ने उस घंटी की तरंगों को रिसीव किया। घंटी बजती है तो आसपास कुछ तरंगे ध्वनि की निकलती है ना, तो जब बसु जी ने इस घंटी को बजाया तो इससे जो ध्वनि तरंगे निकली उसको रिसीव किसने किया? इस कोहेरेंट रिसीवर ने। और जैसे इस रिसीवर ने उस ध्वनि तरंग को रिसीव किया, इसने आगे मैसेज ट्रांसमिट किया और ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जिससे क्या सिद्ध हुआ कि हम दूर से भी किसी वस्तु को ऑपरेट कर सकते हैं, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो इससे एक तो बेतार का आविष्कार हुआ और दूसरा रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस का आविष्कार हुआ, क्योंकि साफ दिखा वो बैठे हुए तो यहाँ थे, सिर्फ घंटी बजाई, कोई तार वार का कम्युनिकेशन था ही नहीं, सिर्फ कोहेरेंट रिसीवर ने आपकी ध्वनि तरंगों को रिसीव करके आगे अपना जो भी मैसेज था वो भेजा और ये बम ब्लास्ट हो गया। इट मींस रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस। क्या पता चला कि हम दूर से हवा के माध्यम से भी किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तरंगों के माध्यम से। तो ये रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस वो लेकर आए और उन्होंने क्या किया? बेतार का तार हो गया, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हो गए। इन्होंने, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिकन पेटेंट को प्राप्त किया था। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को जब पढ़ाया था तब मैंने बोल दिया कि वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें अमेरिकन पेटेंट प्राप्त हुआ था। प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, मुझसे गलती हुई है वहां पर। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी वो वैज्ञानिक नहीं है जिन्हें पहला अमेरिकन पेटेंट प्राप्त हुआ था, मतलब पहले भारतीय वैज्ञानिक वो नहीं है। पहले भारतीय वैज्ञानिक जिनको अमेरिकन पेटेंट प्राप्त हुआ वो कौन है? जगदीश चंद्र बसु जी। प्लीज करेक्ट इट, गलती मत करना, मुझसे गलती से बोलने में आ गया था वहां पे कंफ्यूजन की वजह से। अभी आप लोग फिर से मैं बोल रही हूँ, करेक्ट कर लो। वो पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया कौन है? जगदीश चंद्र बसु जी। ठीक है, ये चीजें हुई इनकी। और क्या किया इन्होंने?
क्रिस्कोग्राफ। अभी तक हमने किसमें पढ़ा? फिजिक्स के क्षेत्र में पढ़ा। अब हम देखते हैं भौतिकी के बाद उन्होंने वनस्पति विज्ञान और बायोलॉजी के क्षेत्र में क्या काम किया। क्रिस्कोग्राफ प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। किसी भी स्टेट पीसीएस को आप अगर देते हैं तो प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन है क्रिस्कोग्राफ का काम क्या है या क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने की थी। तो इतना तो हमको समझ में आया कि जगदीश चंद्र बसु जी के अंतर्गत हम क्रिस्कोग्राफ पढ़ रहे हैं, तो इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन हुआ? जगदीश चंद्र बसु। रट लो, प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन है क्रिस्कोग्राफ। किसने की इसकी खोज? जगदीश चंद्र बसु जी ने। क्या है और क्रोनोबायोलॉजी क्या है? दोनों इंटर रिलेटेड है। दोनों को हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं। हुआ क्या, जगदीश चंद्र बसु जी पेड़ पौधों के ऊपर अपना रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जिस तरह से मानव कुछ भी बाह्य प्रभाव से, जैसे आपको कोई तेजी से डांट देगा, जोर से झल्ला देगा आपके ऊपर, तो क्या होगा? सहम जाओगे, रोना आ जाएगा। कोई आपको बहुत प्यार करेगा तो क्या होगा? आप भी खुश रहोगे, अंतर्मन आपका खुश रहेगा। यानी कि कोई ना कोई बाह्य उद्दीपन है जो आपके व्यवहार को, आपकी भावनाओं को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता है। आप उसके अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन देते हो। वैसे ही जगदीश चंद्र बसु जी ने यह महसूस किया अपने शोध, अपने अध्ययन के द्वारा कि ये जो बाह्य उद्दीपन है, चाहे प्यार हो, चाहे घृणा हो, चाहे धूप हो, चाहे तापमान हो, चाहे वर्षण हो, चाहे हवा हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे खनिज हो, चाहे पोषक तत्व हो, ये सारे के सारे बाह्य उद्दीपन पौधों को प्रभावित करते हैं। पौधों में एहसास होता है, वो उन एहसासों के द्वारा, उन भावनाओं के द्वारा इन सारे उद्दीपनों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने सर्च की और अब ये था कि एक बहुत बड़ी असेंबली के सामने उनको अपनी ये बात प्रूफ करनी थी। तो उन्होंने पौधा मंगवाया। ये उन्होंने पौधा मंगवाया और पौधा बी, दो पौधे आ गए यहाँ पे। ये हमारा पौधा ए और ये हमारा पौधा बी। ये प्रयोग किसने किया? जगदीश चंद्र बसु जी ने। अब उन्होंने बोला कि आप एक ग्लास में तो सादा जल लेकर आओ। तो यहाँ पे पौधे बी के लिए आप लेकर आए सादा पानी, और एक में उन्होंने मंगवाया जहर। पौधे ए के लिए आप लेकर आए जहर। उन्होंने बोला कि ये सादा पानी जब मैं इस पौधे में डालूंगा तो कुछ नहीं होगा। जिस तरह से हम पानी पीते हैं वो हमारा क्या करता है? डिहाइड्रेशन दूर करता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, हमको हेल्दी रखता है। वैसे ही जब मैं ये पानी इसमें डालूंगा ये पौधा स्वस्थ रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम जहर पीते हैं तो क्या होता है? हम मर जाता है। वैसे ही जब मैं इस पौधे ए के ऊपर ये जहर डालूंगा तो ये पौधा भी मुरझा जाएगा। तो पूरी असेंबली, जो बहुत हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे, उनको भरोसा नहीं हुआ। बोले क्या पागलों की तरह बात कर रहा है? जहर अगर हम पौधे के ऊपर डालेंगे तो वो थोड़ी ही ना मर जाएगा, इंसान मरता है जहर पीने से। तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस जहर को इस पौधे के अंदर डाला, लेकिन क्या देखा? पौधा तो मुरझाया ही नहीं। तब उनको इतना विश्वास था अपनी शोध के ऊपर कि वो इस जहर के कटोरे को उठा के खुद पी गए। पूरी असेंबली हतप्रभ रह गई, भौचक्की रह गई कि इन्होंने जहर पी लिया। क्योंकि असेंबली में जितने लोग बैठे थे उनको क्या विश्वास था कि जहर का पौधे के ऊपर थोड़ी ना असर होता है, जहर का असर तो मानव के ऊपर होता है और वो मानव को खत्म कर देता है। और जगदीश चंद्र बसु जी ने अपनी शोध को पूरी तरीके से वेरीफाई करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए वो जहर का कटोरा खुद पी लिया। उनको कुछ हुआ ही नहीं। इट मीन्स अब जो व्यक्ति जहर का और पानी का ग्लास साथ में लेकर आया था उसने ये बात स्वीकार की कि हाँ, मैंने इस जहर के ग्लास में भी पानी भर दिया था। मतलब आपने जो पौधे में ग्लास डाला वो जहर का नहीं था, पानी का था। अब आपको समझ में आया कि जगदीश चंद्र बसु जी को अपनी शोध के ऊपर इतना विश्वास था कि अगर मैंने कहा है कि जहर डालने पर पौधा मुरझा जाएगा तो वो मुरझाएगा। अगर उसके ऊपर उस जहर का कोई असर नहीं हुआ तो वो मेरे ऊपर भी कुछ असर नहीं करेगा। ये विश्वास उनको अपने काम के ऊपर था। वैसे ही हमको क्या सीखना है? अगर आप कोई काम करो तो इतनी ज्यादा तन्मयता के साथ, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, इतने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ करो कि तब आपके ग्लास को कोई चेंज कर दे तो आप डगमगाओ नहीं। आपको पता हो कि पेपर चाहे कितना भी घुमा कर आ जाए, आपने इतनी तैयारी की है कि आप कुछ ना कुछ लिखकर आओगे और सिलेक्शन लोगे। अभी जो डिमोटिवेशन का टाइम चल रहा है उसमें आपको सीखने के लिए मिलता है कि अपना काम बहुत अच्छे से हमको करना चाहिए। हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग डगमगाना नहीं चाहिए। वहां पे 1000 लोगों की असेंबली बैठी हुई थी, वहां पर अगर वो पौधे के नहीं मुरझाने से बसु जी अगर डगमगा जाते, डर जाते कि इतनी बड़ी असेंबली के सामने मेरा तो इंसल्ट हो गया, मेरा तो शोध ही फेल हो गया, तब क्या वो अपने आप को प्रूफ कर पाते? नहीं। इवन उन्होंने अपने आप को डबल प्रूफ किया। वो पूरा का पूरा जहर का ग्लास पी गए, हालांकि उसमें जहर नहीं था, पर ये उनका विश्वास था। तो वही चीज हमें अपने काम में लानी है। कभी भी एग्जाम हो, कभी भी पेपर आए, कितना भी घुमा के पेपर आए, हम वो तैयारी करके रखेंगे कि कुछ भी सिचुएशन गड़बड़ हो, लास्ट में हम लोग रिजल्ट लेके उठेंगे।
है ना। तो उन्होंने जब ये बात, जो ग्लास लेकर आने वाला व्यक्ति था, उसने ये प्रूफ की कि हाँ, मतलब मानी अपनी गलती कि मैं जहर की जगह पानी का ग्लास लेकर आया। उसने दोबारा उनको जहर का ग्लास दिया। उन्होंने जब ये जहर इसमें डाला तो ये पौधा मुरझा गया, जिससे क्या बात सिद्ध हुई कि बाह्य उद्दीपनों का पौधों पर प्रभाव पड़ता है। इससे क्रिस्कोग्राफ यंत्र उन्होंने बनाया। क्रिस्कोग्राफ यंत्र पौधों की वृद्धि को मापता है। किसको मापता है क्रिस्कोग्राफ यंत्र? क्रिस्कोग्राफ यंत्र जो है ये मापता है पौधों की वृद्धि को, पौधों की वृद्धि को। और क्रोनोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है या बायोलॉजी की वह शाखा है जो पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वातावरण का, उनकी वृद्धि का, उस सबका विश्लेषण करती है। कि पौधों से रिलेटेड अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी हो गई? पौधों के स्वभाव का अध्ययन करने वाली शाखा क्रोनोबायोलॉजी हो गई। अब ये तो हो गया, पहला हमने उन्हें फिजिक्स में देखा, फिर हमने उन्हें बॉटनी में देखा। अब हम देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया। इनको बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता कहा जाता है। ध्यान रखना, साहित्य का पिता नहीं कहा जाता है इनको, बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का मतलब इन्होंने जो साहित्य लिखा उसमें कूट कूट कर इन्होंने साइंटिफिक नॉलेज दिया। जो भी साइंस के बारे में, जैसे पेड़ पौधों के बारे में इनको जो जानकारी प्राप्त हुई, बेतार के बारे में इनको जो जानकारी प्राप्त हुई, वो सारी चीजें इन्होंने बुक्स में लिखी, राइट किया उनको, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता। इनकी बुक्स अभी हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी है। अब हम चलते हैं हमारे नोट्स के ऊपर, देख लेते हैं पूरा जगदीश चंद्र बसु जी को इन्होंने क्या क्या काम किया, और हमको एग्जाम में अगर आता है तो हमें उसमें से क्या क्या लिखना है। भारत के पहले आधुनिक वैज्ञानिक, क्या नाम लिखेंगे हम? पहला इनका जबरदस्त इंट्रोडक्शन, पहले आधुनिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी और पुरातत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। योग्य इनका इंट्रो। का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल, यानी जो अब वर्तमान बांग्लादेश में चला गया है, कि ढाका जिले के फरीदपुर के मेमन सिंह में हुआ। मेमन सिंह नाम आप लोग याद रखना, अगर आपसे प्रीलिम्स में फैक्ट पूछा जाएगा तो मेमन सिंह पूछेगा। इनके पिता भगवान चंद्र बोस सहायक कमिश्नर और ब्रह्म समाज के नेता भी थे। नॉट इंपॉर्टेंट, याद करना हो तो करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होता है। ये विश्व के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स ऑफ रेडियो एंड माइक्रोवेव्स पर कार्य किया। इन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियो विज्ञान का पितामह। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम उसका अध्ययन किया और इंपॉर्टेंट शोध निकालकर हमको दी। इन्होंने और क्या किया था? इन्होंने सर्वप्रथम सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया था। आपको पता होगा, चाहे आपके सोलर सेल हो, चाहे आपकी मोबाइल की चिप हो, ये सब किससे बन रहे हैं? सेमीकंडक्टर से बन रहे हैं। आज कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी ले लो, सेमीकंडक्टर के बिना अधूरी है। मतलब सेमीकंडक्टर नहीं होता तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आता, आप इतना तक कह सकते हो। उस सेमीकंडक्टर का सर्वप्रथम यूज करने वाला व्यक्ति कौन? जगदीश चंद्र बसु जी। तो ये चीज मैं वहां लिखना भूल गई थी, ये चीज आप और ध्यान रखना। बोस ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे, अगेन फर्स्ट वैज्ञानिक थे। बोस ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो तरंगों को डिटेक्ट करने के लिए, यानी रेडियो तरंगों को पहचानने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन यानी अर्धचालकों का प्रयोग किया, और इसी क्रम में उन्होंने कई माइक्रोवेव कंपोनेंट्स की भी खोज की। रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स पर बोस के द्वारा जो कार्य किया गया वह रेडियो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ नहीं था। आज जो हम मोबाइल कम्युनिकेट करते हैं उससे जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इनके शोधों ने दूसरे रेडियो आविष्कारों में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगेन वही चीज, इन्होंने नींव रख दी। आपको मकान बनाना है, मल्टी बनानी है, महल बनाना है, इट्स अप टू यू। वो काम ये करके गए। इन्होंने बेतार के संकेत, अब आ गया बेतार वाला, बेतार के संकेत भेजने में अति महत्वपूर्ण कार्य किया। यह सिद्ध हो चुका है कि मार्कोनी के बेतार या वायरलेस रिसीवर का आविष्कार, वायरलेस रिसीवर जिसका नाम क्या था? कोहेरर, उसका आविष्कार बोस ने किया था। कैसे सिद्ध हो चुका है ये, वो भी हम देख लेते हैं।
मार्कोनी ने बोस के रिसीवर कोहेरर के संशोधित रूप का इस्तेमाल किया था, जबकि मार्कोनी का प्रदर्शन जो उसने कब किया, सन 1901 में। उसके पहले ही सन 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। इसमें उन्होंने क्या किया था, इसमें बसु ने दूर से एक घंटी बजाकर बारूद में एक विस्फोट कराया, जो तरंगों की ताकत का एक नमूना था। ये मैंने आपको बाय डायग्राम एग्जांपल से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। बोस ने ही सर्वप्रथम दर्शाया था कि क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी सुदूर स्थल तक हवा के सहारे पहुंच सकती है। जैसे दूर से घंटी बजाई तो ध्वनि तरंगों ने पहुंचकर कोहेरर रिसीवर को मैसेज दिया, जिसने बम ब्लास्ट करा दिया। तो क्या बताया, बोस ने ही सर्वप्रथम यह दर्शाया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी सुदूर स्थल तक हवा के सहारे पहुंच सकती है। ये तरंगे किसी क्रिया को दूसरे स्थान से नियंत्रित भी कर सकती हैं। उनकी यही धारणा बाद में रिमोट कंट्रोल सिस्टम यानी आज की रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस का सैद्धांतिक आधार बनी। कितनी इंपॉर्टेंट खोज है ये आप लोग खुद देख सकते हैं। अगर टीवी आपको बार बार उठ के जाना पड़े और चैनल चेंज करना पड़ जाए तो पता चलता है ना क्या होता है। उसका आधार रखने वाला, रिमोट का आधार रखने वाला व्यक्ति कौन, जगदीश चंद्र बसु जी। विभिन्न संचार माध्यमों, अब क्योंकि रेडियो तरंगों की खोज करने वाला व्यक्ति, रेडियो तरंगों का पितामह ये व्यक्ति, तो विभिन्न संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, रडार हमारी सुरक्षा का, हमारे देश में जब भी कोई मिसाइल अटैक कर रही होती है, ये रडार उसको डिटेक्ट कर लेता है। क्या काम करता है रडार, जैसे ही कोई मिसाइल हमारी सीमा में प्रवेश करती है, रडार उसको डिटेक्ट करके हमारे सुरक्षा विभाग तक ये सूचना पहुंचा देता है कि उक्त दिशा से, उक्त स्पीड से एक मिसाइल आ रही है और हमारी एक काउंटर मिसाइल जाके उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो रडार क्या करता है, इसे डिटेक्ट करने का काम करता है। सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है रडार। तो इन सब का आधार क्या, उनकी खोज, किनकी, जगदीश चंद्र बसु जी की। विभिन्न संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, रडार, सुदूर संवेदन सहित माइक्रोवेव ओवन की कार्यप्रणाली में बसु का योगदान अहम है। उनके सुदूर संवेदन आपको पता ही होगा, दूर से पृथ्वी के अंतर्गत क्या क्या छिपा हुआ है, सारी चीजें रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम पता लगाते हैं। मैपिंग में भी हमको इसका सुदूर संवेदन का फायदा होता है। उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए, अब इन्होंने इतना सारा कुछ अच्छा काम किया, तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने बोस को अपने वायरलेस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया है। याद हो तो याद करना, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। और क्या किया इन्होंने, अब देखते हैं अगला इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। अभी तक हमने किस में कंट्रीब्यूशन पढ़ा, इनका फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन पढ़ा। अब हम किस में पढ़ेंगे, बॉटनी में क्या क्या पढ़ा। एक चीज और देख लेते हैं, बोस भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें अमेरिकन पेटेंट प्राप्त हुआ। हालांकि देखो, अभी हमने जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि अगर हम अपनी खोज का, अपने आविष्कार का पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह नहीं कराते हैं तो दूसरे लोग उसका फायदा उठा ले जाते हैं। तो ये इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कि इन्होंने पेटेंट कराया। हमने वो जागृति लाने का काम किया कि अगर उन्होंने पेटेंट कराया है अपनी खोज का तो हमको भी कराना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हमारी खोजों का फायदा कोई और उठाएगा। जैसे मार्कोनी ने खुद इनकी खोज का फायदा उठाया। तो ये इनका एक कंट्रीब्यूशन है हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रति जागृति लाने में। ये आप सीधे सीधे इस लाइन को लिख सकते हो। बोस भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया था। हालांकि इन्होंने कभी भी अपनी खोजों का व्यावसायिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की, जो आज वास्तव में सारे वैज्ञानिक या सारे खोजकर्ता कर रहे हैं। इन्होंने कभी अपने खोजों की, अपने अन्वेषणों की व्यावसायिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया। और यही फायदा किसने उठाया, मार्कोनी ने उठाया, ताकि अधिकाधिक लोग उनका लाभ प्राप्त कर सके। वर्ष 1901 से बोस ने पौधों पर, अब पौधों के ऊपर बॉटनी में इन्होंने क्या खोज की, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिर्फ समझा देती हूँ। वर्ष 1901 से बोस ने पौधों पर विद्युतीय संकेतों के प्रभाव का, यानी बाह्य उद्दीपन, अगर आपको विद्युतीय संकेत याद नहीं रहते, बाह्य उद्दीपन भी लिख सकते हैं। विद्युतीय संकेतों के प्रभाव का अध्ययन किया और सिद्ध किया कि सभी पादपों में बाह्य उद्दीपनों जैसे ठंडी
गर्मी, स्पर्श आदि के प्रति उत्तेजित होने की क्षमता होती है। विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक यंत्र क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया। फिर से बता रही हूं, इंपॉर्टेंट है, देख लो। वर्ष 1901 से बोस ने पौधों पर विद्युतीय संकेतों के प्रभाव का अध्ययन किया और सिद्ध किया कि सभी पादपों में बाह्य उद्दीपनों जैसे ठंडी, गर्मी, स्पर्श आदि के प्रति उत्तेजित होने की क्षमता होती है। विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक यंत्र क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया और बायोलॉजी की एक नवीन शाखा को जन्म देने का काम किया, उसकी नींव रखी, जिसको हम बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी। पौधों की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं पर समय के प्रभाव, पौधों की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं, चाहे उनका जनन हो, उनका खाना हो, उनका पीना हो, पौधों की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं पर समय के प्रभाव के अध्ययन की बुनियाद बसु ने डाली थी, जो आज विज्ञान की एक शाखा क्रोनोबायोलॉजी के नाम से प्रसिद्ध है। क्या अध्ययन होता है इसमें? समय के साथ साथ उनकी जैविक प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, अव्यक्त, ध्यान रखना अव्यक्त नहीं है, क्योंकि बंगाली में लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? अव्यक्त, व की जगह ब आ गया है, अव्यक्त। अव्यक्त बंगाली संस्करण है ये। रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग आदि, तो ये सारी क्या है? इनकी रचनाएं हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता। इनके कार्यों के लिए वर्ष 1917 में इनको नाइट की उपाधि प्रदान की गई और शीघ्र ही इन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो चुन लिया गया। जगदीश चंद्र बोस ने अपना संपूर्ण शोध, ये देखो इनकी एक महत्वपूर्ण और उपलब्धि है, इनका एक और योगदान क्या कहेंगे हम? ये कहेंगे कि जगदीश चंद्र बोस ने अपना संपूर्ण शोध किसी अच्छे महंगे उपकरण व प्रयोगशाला के बिना किया था, मतलब टूटी फूटी लाइब्रेरी में टूटे फूटे उपकरणों के साथ किया था। शायद इसी कारण वे एक अच्छी प्रयोगशाला बनाना चाहते थे। विज्ञान में शोध कार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र बोस इंस्टीट्यूट, जिसको बोस विज्ञान मंदिर भी कहते हैं, जो कोलकाता में है, वो इन्हीं की इच्छा का परिणाम है। कहां पर? कोलकाता में। क्या? बोस इंस्टीट्यूट। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ने कभी बहुत अच्छी प्रयोगशाला में नहीं अपना काम किया। इनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए सन 1902 में निर्मित बसु के घर को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया और अब इनके घर को आचार्य भवन के नाम से जाना जाता है। यह हो गया आपका पूरा जगदीश चंद्र बसु। एक बार फिर से मैं पूरा कंक्लूड कर दूं तो जगदीश चंद्र बसु वो वैज्ञानिक है जिन्होंने वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, पुरातत्व, भौतिकी, साहित्य सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि और छाप छोड़ी है। सर्वप्रथम अगर इनको बताऊं तो इनको रेडियो विज्ञान का पितामह कहा जाता है। इन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंग प्रकाशिकी पर कार्य किया। उसी की बदौलत आज हम कम्युनिकेशन, संचार कर पा रहे हैं। उसी की बदौलत आज हम माइक्रोवेव जैसे चीजें यूज कर पा रहे हैं। हम रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस यूज कर पा रहे हैं। बेतार का तार ये लेकर आए। इन्होंने सर्वप्रथम सेमीकंडक्टर चिप या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का प्रयोग किया। उसके बाद पौधों में जीवन होता है ये इन्होंने सिद्ध करते हुए क्रिस्कोग्राफ और क्रोनोबायोलॉजी का नींव रखी और पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। पूरा अच्छे से पढ़ो और अच्छे से अपना आंसर, आप लोगों को अगर मतलब दीर्घ उत्तरी में आता है तब भी आप लिख सकते हैं, लघु उत्तरी या 3 नंबर में आता है तब भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप लोग आराम से पूछना, आपको जवाब मिलेगा। और एक बार फिर से अगर आपको सही लग रहा है कि अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो एक बार एप्लीकेशन पे जाओ, कोर्स सर्च करो, क्योंकि अब नहीं पढ़ पाए तो आप लोग अपना टाइम बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे टॉप 100 का हर बच्चा हर वीक 3 आवर्स का टेस्ट लिख रहा है। आप लोगों ने कितना 3 आवर्स का टेस्ट लिखा है? क्या आप 3 आवर का टेस्ट लिख पा रहे हैं? क्योंकि हमने जब खुद लिखा था तो हम लोगों की हालत खराब हो गई थी। एक बार खुद से पूछो 3 घंटे का अगर पेपर आएगा कंटिन्यू 6 दिन तक, तो आपकी उंगलियों की और आपके दिमाग की हालत क्या होगी? आप लिख पाओगे विदाउट एनी प्रैक्टिस? तो एक बार अच्छे से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दो। नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारी सर की स्ट्रेटेजीज भी पड़ी हुई है आनंद सर की, और बहुत सारे फ्री वीडियोस एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर पड़े हुए, जाओ देखो, जांचो परखो, डिसीजन लो। अब डिसीजन लेने में देर करोगे तो फिर रिजल्ट बहुत देर हो जाएगी रिजल्ट आने में, इसलिए अब अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। थैंक यू।